दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले बुलंदशहर से एक ऐसी खबर आई है कि जिसने तमाम इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल बुलंदशहर के अंदर ऐसी खबर है कि डबल मर्डर हुआ है और एक ही परिवार के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है रियाजुद्दीन, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। 50 से 55 वर्ष के आसपास उनकी उम्र रही होगी और उनके घर में उनकी बहू यानी उनके बेटे की पत्नी, जो महज 20 से 22 साल के आसपास रही होगी, और रियाजुद्दीन का जो बेटा है यानी जिसका नाम है मोबिन, उसने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से पहले तो अपने पिता को गर्दन के पास से गोली मारी, उसके बाद उसने अपनी पत्नी के सर में गोली मारी। मामला जब पुलिस तक पहुंचा और जब तहकीकात की गई, सबसे पहले तो ये कि जो रियाजुद्दीन होते हैं उनकी मौके पे ही मौत हो जाती है और जो मोबिन की पत्नी होती है उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात की तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई कि जिसे सुनने के बाद में इंसान का कलेजा कांप जाए। पहली बात तो ये कि मोबिन की शादी उसकी पत्नी के साथ में 1 साल पहले हुई थी और मोबिन की पत्नी ने अभी 10 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया है, यानी 10 दिन पहले ही वो माँ बनकर घर लौटी थी। लेकिन ऐसे में मोबिन ने अपनी पत्नी और अपने पिता रियाजुद्दीन की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि मोबिन को यह शक था कि उसकी पत्नी और उसके पिता के बीच में नाजायज रिश्ते हैं और इसी शक की वजह से उसने अपने पिता और अपनी पत्नी दोनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दोस्तों, महज एक शक की वजह से उसने अपने पिता और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, बल्कि अपने 10 दिन के बच्चे को भी हमेशा हमेशा के लिए अनाथ कर दिया, क्योंकि ना उसके सर पे अब दादा का साया रहा, ना माँ का साया रहा और बाप भी शायद अपनी तमाम उम्र जेल के अंदर गुजारेगा। तो इस तरीके से नाजायज रिश्तों के शक, नाजायज रिश्ते, ये जो भी चीज़ें होती हैं ये इंसान के परिवार को तबाह बर्बाद कर देती हैं। बहरहाल बुलंदशहर के केस के बारे में शुरुआत में जो अपडेट अभी तक है वो मैंने आप लोग को बताई है। जैसे ही पूरी अपडेट इस केस के अंदर आती है मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से इस कहानी को सुनाऊंगा। लेकिन फाइनली अभी अपडेट ये है, पुलिस की पूछताछ में चीज़ें बदल भी सकती हैं, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो न्यूज़ के माध्यम से खबरें आई हैं वो यही हैं। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आप लोग को सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। कहते हैं कि इंसान का दुनिया के अंदर अगर किसी से सबसे ज़्यादा अटूट रिश्ता होता है तो वो रिश्ता उसकी माँ के साथ में होता है। लेकिन चूंकि हम क्राइम स्टोरी सुनाते हैं तो इस क्राइम स्टोरी में ऐसे बहुत से किस्से, ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनाई हैं जिसमें जो माँ है वो कुमाता बन गई है। और आज की कहानी में भी एक माँ अपनी 5 से 6 साल की बच्ची के साथ में कुछ इस तरीके की दरिंदगी करती है। यकीन मानिए दोस्तों, इसके पीछे के रीजंस और इसके पीछे की वजह को जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर हाथ रख लेंगे। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाबेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। और इसी लखनऊ के अंदर एक इलाका लगता है लाल बाग इलाका। ये जो लाल बाग इलाका है, इसी इलाके के अंदर एक जगह पड़ती है खदारी बाजार मोहल्ला। और इसी खदारी बाजार मोहल्ले में एक बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग पर एक 4 मंजिला चौथे फ्लोर पर एक परिवार रहा करता है। इसी परिवार में से एक महिला जिसका नाम होता है रोशनी, वो पुलिस को कॉल करती है। तारीख थी जुलाई का, ये लगभग अगर मैं बात करूं तो 14 जुलाई के आसपास की बात थी। 14 जुलाई साल 2025। 14 जुलाई साल 2025 को ये महिला रोशनी पुलिस थाने में कॉल करती है। कॉल करने के बाद में कहती है कि साहब, मेरी 5 साल की बेटी थी और मेरे पति से विवाह चल रहा था। मेरे पति का नाम शाहरुख है, जिसके बारे में पहले भी कंप्लेंट दर्ज करा चुकी हूँ। उसी शाहरुख ने मेरी बेटी की बड़ी बेरहमी के साथ में हत्या कर दी। साहब आप जल्दी से आ जाइए। अच्छा, ये जो रोशनी और शाहरुख थे, ये दोनों पति पत्नी तो थे, लेकिन पिछले 2 से 3-4 सालों से इन दोनों के बीच जो रिश्ते थे वो रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे। इन दोनों के रिश्तों में खटास आ चुकी थी और इसके पीछे जो वजह थी वो वजह बहुत बड़ी थी। दरअसल रोशनी ने कई बार अपने ससुराल वालों के खिलाफ भी केस दर्ज किया, जिसमें यूं हुआ कि जो शाहरुख है उसके माता पिता जेल भी गए और इल्ज़ाम ये लगाया गया
रोशनी की तरफ से कि उसकी जो 5 साल की बच्ची है उसके साथ में गंदी हरकत कर रहे थे उसके दादा। अब इस तरीके की जब खबर पुलिस को मिलती है तो पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन शाहरुख का पिछले कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में उसको भयंकर चोट आई थी, जिसकी वजह से उसके पैर में रॉड डली हुई थी। अब पुलिस वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद में देखती क्या है कि जो डेड बॉडी है एक बक्से में है, कमरे के अंदर बदबू आ रही है। पुलिस वाले डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं, उससे सीधा सीधा फॉरेंसिक के लिए भेजते हैं और यहाँ पर पुलिस वाले तफ्तीश शुरू करते हैं। महिला, चूंकि इसने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि इस तरीके से उसके पति शाहरुख ने उसकी बेटी की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस ने तहरीर तो दर्ज कर ली थी, रिपोर्ट तो लिख ली थी, लेकिन वक्त था अब शाहरुख से पूछताछ करने का। लिहाजा पुलिस की टीम तुरंत शाहरुख को अरेस्ट कर लेती है और इसको पुलिस थाने लेके पहुंचती है। शाहरुख से पूछताछ की जाती है तो शाहरुख कहता है कि साहब, मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है और मैं भला 4 माले पर कैसे चढ़ सकता हूं। आप लिफ्ट, ऐसी सारी जगहों के जाकर एक बार सीसीटीवी कैमरा चेक करिए और अगर कहीं से भी मैं आता जाता दिखाई पड़ता हूं तो मामला संदिग्ध है, आप जांच कीजिए। लेकिन अगर मैं कहीं से आता जाता दिखाई नहीं पड़ रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि खिड़की उड़की से चढ़ूंगा। तो ऐसे में मेरे पैर के अंदर लोहे की रॉड पड़ी हुई है, तो मैं कैसे खिड़की से चढ़ सकता हूं। एक बार जरा आप तफ्तीश कर लीजिए। अब पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद में जो भी वहां पर सीसीटीवी कैमरास वगैरह थे, उन सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक किया जाता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उन सारे ही सीसीटीवी कैमरास के अंदर शाहरुख के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे पुलिस को ये लग सके कि हाँ, शाहरुख इसमें गिल्टी है, कल्प्रिट है। लिहाजा फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक बार आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ कर लेते हैं, हो सकता है कि इस बिल्डिंग की उसको नॉलेज हो, कहीं से छुपता छुपाता निकल गया हो। तो आस पड़ोस के जब लोगों से भी पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, शाहरुख तो इधर आया ही नहीं। बल्कि वहां से पुलिस वालों को कुछ अजीब सा पता चलता है, जिसके बाद में पुलिस वाले ये फैसला करते हैं कि रोशनी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालनी चाहिए। और दोस्तों, जब रोशनी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती है, खंगाली जाती है, तो पता है उसमें एक व्यक्ति का नाम मिलता है जिसका नाम होता है उदित। अब जब उदित के बारे में पता चलता है तो उसके बाद में पुलिस वाले अब उदित को भी उठा लेते हैं। उसके बाद में उदित और रोशनी, इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करते हैं, क्योंकि रोशनी यहाँ पर अपने पति शाहरुख को फंसाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस वाले इतना तो बहुत अच्छे से समझ चुके थे। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस वालों ने जब इन दोनों की मेहमान नवाजी की तो उसके बाद में ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और ये रोशनी जब अपना मुंह खोलकर जो कहानी सुनाती है उसको दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो आप लोग महज इतना ही कहेंगे कि आखिरकार ये माँ थी या फिर कुमाता थी। दरअसल रोशनी की शादी शाहरुख के साथ में 10 साल पहले होती है। 10 साल पहले शादी हुई थी, परिवार खुश था, शाहरुख भी खुश था, रोशनी भी खुश थी, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी। और रोशनी का है जो समय था वो उसके पति के साथ में अच्छा गुजर रहा था। थोड़े समय के बाद में उसको एक बेटी भी हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। लेकिन इसी शाहरुख का एक बहुत करीबी, बहुत जिगरी दोस्त था जिसका नाम था उदित। उदित अक्सर शाहरुख के घर पे आया जाया करता था। जब शाहरुख के घर पे उदित आया जाया करता था तो इसी बीच में उदित की नज़दीकियां रोशनी के साथ में बनती हैं। ये 5 साल पहले की बात है, यानी घटना स्थल से 5 साल पहले की बात। अब रोशनी और उदित की जब नज़दीकियां बनती हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ में प्रेम संबंधों में बन जाते हैं। और जब प्रेम संबंधों में बन जाते हैं तो आजकल का दौर फिजिकल रिलेशनशिप, ये सारे हराम रिश्ते जो होते हैं बनना शुरू होते हैं। और रोशनी और उदित एक दूसरे के साथ में जब समय बिताना शुरू करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू करते हैं, फिजिकल नीड्स को पूरा करना शुरू करते हैं, तो एक दिन ऐसा होता है कि शाहरुख अपनी पत्नी और अपने दोस्त उदित को रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो इस बात का विरोध करता है, अपनी पत्नी से बात करता है और इस बात की शिकायत वो अपने माँ और अपने पिता और बाकी के लोगों से भी करता है। अब यहाँ पर जो रोशनी थी इस बात से इतनी ज़्यादा बौखला जाती है, वो सीधा पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने जाने के बाद में अपने ससुर, अपने जेठ और अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराती है। कहती है कि ये लोग उससे मार पिटाई करते हैं और जो इसके दादा वगैरह हैं इन लड़की के साथ में अश्लील हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से पुलिस परिवार के कई सदस्यों को गिरफ्तार करती है। अब यहाँ पर जो रोशनी थी ये उदित के साथ उसी फ्लैट में रहने लग जाती है। किसी को कानो कान खबर नहीं है। पति तो आ नहीं सकता, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके पैर में रॉड भी पड़ी थी, उसको मारा पीटा भी गया था, वो पुलिस थाने भी गया था, उसने कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, बल्कि उसको उल्टे पांव वापस भेज दिया।
अब यहाँ पर रोशनी उदित के साथ जब घर पे रहती है तो उसके बाद में अभी उसके मन में ये लगता है कि ससुर वसुर तो जेल जा चुके हैं, अगर किसी तरीके से इस शाहरुख को भी हम लोग जेल भिजवा दें तो ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और उसके बाद हम लोग इस प्रॉपर्टी पे भी रहेंगे और एक दूसरे से शादी कर लेंगे और एक दूसरे के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके बाद में ये लोग अप्रैल महीने से ही प्लानिंग शुरू करते हैं और प्लानिंग ये थी कि किसी भी तरीके से शाहरुख को फंसाया जाए। अब कैसे फंसाया जाए, ज़रा आप इस महिला का दिमाग सुनिए, कितना ज़्यादा हैरान और कितना ज़्यादा कातिल दिमाग इस महिला का है। ये महिला अपनी 5 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या करती है और उसके पेट पर चढ़कर खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उस 5 साल की मासूम को ब्लीडिंग हो जाती है। उसके मुंह से ब्लड आ जाता है, कानों से ब्लड आ जाता है, नाक से ब्लड आ जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। बेटी की लाश कमरे में ही है, ये अपने प्रेमी के साथ में फिर फिजिकल होती है। उसके बाद में ये दोनों नहाते हैं, नहाने के बाद में ये दोनों फिर से शराब वगैरह पीते हैं वहाँ पे बैठ के। उसके बाद में एक बक्से के अंदर उस बच्ची की डेड बॉडी को रख देते हैं। 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं। अब डेड बॉडी से हल्की हल्की स्मेल आना शुरू होती है। अब चूंकि गर्मी का समय था, जुलाई का महीना, उसके बाद में ये लोग डेड बॉडी को एसी के सामने रखते हैं ताकि किसी तरीके से जो स्मेल है वो कम हो जाए, क्योंकि इन लोगों से भी अब स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब उसके बाद में ये लोग कुछ खुशबू वगैरह छिड़क देते हैं उस शव के ऊपर, लेकिन जो स्मेल थी वो दबने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उसके बाद में यूँ होता है कि 14 जुलाई साल 2025 को ये महिला पुलिस थाने कॉल करती है और पुलिस थाने कॉल करने के बाद में कहती है कि साहब उसके पति शाहरुख ने उसकी बेटी की हत्या कर दी, आप जल्दी आ जाइए। और उसके बाद में ये उदित को वहाँ से 9-11 कर देती है। पुलिस पहुँचती है, डेड बॉडी को रिकवर करती है, तहकीकात करती है और उस तहकीकात के अंदर ये जो बेवकूफ़ महिला थी ये खुद फंस जाती है। यकीन मानिए दोस्तों, जब इस महिला के इस कर्म कांड का खुलासा होता है तो ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जो इस महिला की तरफ घृणा से न देखता हो। ऐसा कोई बस्ती में व्यक्ति मौजूद नहीं था जो इस महिला की तरफ बुरी नज़र से न देखता हो कि किस तरीके की माँ है, गंदी माँ, जलील माँ। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। तो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें वसीम है, ये लिखते हैं मलिक भाई अस्सलाम वालेकुम। मलिक भाई, आप ये मत बोला करो कि आपकी कोई कहानी अच्छी लगी, ये कहानी किसी को अच्छी नहीं लगती। आप किस जगह ये बोला करो, आपको ये कहानी समझने में कैसी लगी ये बताया करो। तो वसीम जी माफ़ी चाहते हैं, लेकिन मैं स्टोरी टेलिंग और रिसर्च और इस तरीके की बातों को बोलता हूँ, सुनाने का तरीका कैसा लगा। विनोद उपाध्याय लिखते हैं हमेशा की तरह गुड जॉब मलिक भाई। तो विनोद उपाध्याय जी शुक्रिया। सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। धीरज सिंह लिखते हैं जय श्री राम मलिक भाई, कहानी व्यूज़ देखकर बहुत दुख होता है। तो धीरज सिंह जी क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में हम कोशिश कर रहे हैं। परवेज़ अहमद जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया भाई। पीके शर्मा है लिखते हैं नाइस वीडियो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। खान अकील है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, नाइस स्टोरी, अल्लाह आपको जल्दी कामयाबी दे, अल्लाह हाफिज़। तो बहुत बहुत शुक्रिया खान अकील जी। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, अल्लाह पाक आपके चैनल को कामयाबी दे। तो आपकी दुआएं हैं, देखते हैं कितना असर होता है। वसीम जी लिखते हैं समझ आ गई होगी। जी वसीम जी, आपने जो मुझसे कहा डेफिनेटली मैंने समझा है। उसके बाद में मंसूरी भाईजान लिखते हैं सर जी दुखद कहानी है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, शाकिब फरहान जी कमेंट्स करते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूरी भाईजान जी। नसीर अहमद लिखते हैं भाई, मैं उस केस में इतना ही कहूँगा कि हम कम ज़र्फ लोग हैं, दोनों भी, एक अपनी फैमिली सेफ नहीं रख सका, दूसरे भी बड़ा गंदा आदमी है जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। बहुत सही बात कही आपने, लोगों को फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए किसी के गिरे वक्त में। मंदी वर्मा की पत्नी प्रादी वर्मा जालंधर पंजाब से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया नसीर अहमद जी, प्यारा से कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया भाई। सुल्त्यागी लिखते हैं इंसान को भगवान से डरना चाहिए, बहुत ही नीच आदमी है मकान वाला, रेनू सुल्त्यागी श्यामला शहर से, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। असलम लिखते हैं मलिक भाई कल वीडियो क्यों नहीं डाले थे, आपकी वीडियो में ढूंढ रहा था, सब कुशल मंगल है। जी हाँ भाई, सब कुशल मंगल है, सब ठीक है, आप बताएं कैसे हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो न डालने के पीछे रीज़न था कि मैंने बताया था कि एक मरीज़ था फैमिली में, तो उसको देखने के लिए चले गए थे। बाकी आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। और मैंने फिर से बोल दिया सॉरी, लेकिन कहने का मतलब यही है कि मैं आप लोग को जागरूक करने का काम करता हूं, तो आप बताइएगा कि मैं कैसा काम कर रहा हूं। बाकी मिलता हूं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।